भारत के विशाल ग्रामीण इलाकों में लगभग हर किसान किसी न किसी तरह साहूकार यानी इनफॉर्मल मनी लेंडर से जुड़ा होता है। इनफॉर्मल मनी लेंडर वो होता है जो किसी गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेटेड फाइनेंस सिस्टम का हिस्सा नहीं होता। वो अपने ही बनाए हुए रूल्स या फिर विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से लोगों को पैसे लोन पर देता है। खैर, सदियों से इन साहूकारों ने रूरल इकोनॉमी को कंट्रोल किया हुआ है। ये मनी लेंडर्स हाई इंटरेस्ट रेट पर बिना किसी पेपर वर्क के गांव के किसानों या गरीबों की मजबूरियों का फायदा उठाकर उन्हें लोन देते हैं। जब लोग कर्ज चुकाने में असमर्थ होते हैं तो उन्हें कभी अपनी जमीन बेचनी पड़ती है या फिर अपने घर की औरतों को प्रोस्टिट्यूशन जैसे काम में भी लगाना पड़ जाता है। और अगर तब भी कर्ज अदा ना हो पाए तो इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए उन्हें आत्महत्या के अलावा और कोई रास्ता नहीं मिलता। और इसीलिए इन मनी लेंडर्स को लोन शार्क या साहूकार का टाइटल दिया गया है। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मनी लेंडिंग का लगभग यही पैटर्न आज एक देश फॉलो कर रहा है और इस देश का नाम है चाइना। लेकिन डिफरेंस यहाँ पे ये है कि चाइना अपने नागरिकों का साहूकार नहीं है बल्कि पूरे विश्व का साहूकार बना हुआ है। पर कैसे? आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि आखिर क्यों चाइना को दुनिया का साहूकार माना जाता है और चाइना अपना साहूकार वाला बिहेवियर आखिर किस तरह से मैनिफेस्ट करता है। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, अमेरिका के सेकंड राष्ट्रपति जॉन एडम्स का एक फेमस कोट है, किसी भी देश को कनकर करने के पहले गुलाम बनाने के दो तरीके हैं, एक तलवार से और दूसरा कर्ज के बोझ से। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जहां हिस्ट्री में कुछ यूरोपियन देशों ने पावरफुल मिलिट्री के बलबूते पे कई देशों को अपना गुलाम बनाया था, वहीं आज चाइना ने देशों को कर्जा देकर अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया है। कुछ वर्ष पहले तक चाइना खुद फॉरेन एड यानी आर्थिक विदेशी सहायता पर निर्भर रहता था, लेकिन आज चाइना की इमेज बिल्कुल ऑपोजिट हो चुकी है और वो ग्लोबल लेंडर बनकर उभर रहा है। इसके अलावा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के अनाउंसमेंट के बाद से चाइना की सीक्रेट मनी लेंडिंग एक्टिविटीज काफी बढ़ गई हैं। BRI चाइना का एक इनिशिएटिव है जिसके तहत वो लैंड और वाटर के रास्ते एशिया को अफ्रीका और यूरोप से जोड़ना चाहता है और अपने ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करना चाहता है। डेवलपमेंट के नाम पे लोन देने की रेस में चाइना बाकी देशों से काफी आगे निकल चुका है। ट्रेडिशनल लेंडर्स जैसे वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के कंबाइंड लोन से भी अधिक लोन्स चाइना अकेले दे रहा है। इतना ही नहीं, चाइना के इंटरनेशनल लोन्स का ग्लोबल GDP में 5% से भी अधिक हिस्सा है। चलिए अब बात करते हैं उन पैटर्न्स की जो साहूकारों और चाइना को एक समान बनाते हैं। सबसे पहली सिमिलैरिटी लोन पर लगाया जाने वाला हाई इंटरेस्ट रेट। 1950 के दशक में रूरल इंडिया में लोन केवल इनफॉर्मल सोर्स से मिला करता था और विलेज मनी लेंडर द्वारा इन लोन्स पर 30% से लेकर 120% तक एक्सेसिव हाई इंटरेस्ट रेट लगाना काफ़ी कॉमन बात थी। ठीक इसी तरह आज किसी देश के फाइनेंशियल कंडीशन जितनी खराब होगी, चाइना लोन देते वक्त उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लगाता है। जहां चाइना अपने लोन्स पर 4.2% से इंटरेस्ट रेट लगाना शुरू करता है और लोन रीपेमेंट का पीरियड 10 साल से भी कम होता है, वहीं जर्मनी, फ्रांस या जापान जैसे देश जब लोन्स देते हैं तो केवल 1.1% इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं और रीपेमेंट पीरियड अराउंड 28 ईयर्स का होता है। भारत के साहूकारों की सूदखोरी प्रथा भी ग्रामीण वासियों को काफ़ी मुसीबत में डाल देती थी। उन साहूकारों की कर्ज की ऐसी शर्तें होती थीं जिसे गरीब बता तक नहीं पाते थे या फिर साहूकार अपने हिसाब से उन शर्तों को बदल दिया करता था। आज चाइनीज लोन्स पर की गई स्टडीज बताती हैं कि काफ़ी चाइनीज लोन्स ऐसे हैं जिनको पब्लिकली डिस्क्लोज तक नहीं किया गया है। विलियम एंड मैरीज ग्लोबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की डेवलपमेंट रिसर्च लैब 8 डेटा ने खुलासा किया है कि चाइना लोन्स के कॉन्ट्रैक्ट्स इस तरह तैयार करता है जिससे बोरोइंग नेशंस यानी कर्ज लेने वाली कंट्री के पास हार्डली कोई राइट या पावर बचती है और वहीं सारे डिसीजन मेकिंग पावर्स चाइना के पास चली जाती हैं। यहाँ तक कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू चाइना अपनी मर्जी के मुताबिक कभी भी लोन्स कैंसिल कर सकता है या रीपेमेंट पीरियड को कम कर सकता है। 8 डेटा की रिपोर्ट ने यह भी बताया कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स में कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉजेस होते हैं जिसके कारण बोरोइंग नेशन चाइनीज लोन्स के टर्म्स या उनके एग्जिस्टेंस के बारे में दूसरे किसी लेंडिंग एजेंसी या नेशन को कुछ नहीं बता सकता।
इसके अलावा लोन लेने वाली कंट्री को अपने सिटीजन्स तक को बताने की परमिशन नहीं होती, जिन्हें इन लोन्स के बारे में जानने का पूरा हक होता है। इस कारण से नागरिक अपनी गवर्नमेंट को अकाउंटेबल नहीं ठहरा पाते और ना ही सरकार से कोई जवाब मांगा जाता है। चाइना के शर्त के पीछे का मकसद है बोरोइंग नेशन को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना के रखना। ना वो देश किसी को लोन के बारे में बताएगा और ना ही वो चाइनीज लोन्स के जाल से निकल पाएगा। उदाहरण के तौर पे लाओस और चाइना के बीच हाल ही में हुई रेलवे लाइन की डील भी कुछ इसी प्रकार की थी। डील के टर्म्स इतने सस्पिशियस तरीके से बनाए गए हैं कि अल्टीमेटली लाओतियन गवर्नमेंट ही रेलवे लाइन के डेट यानी कर्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। इसके अलावा एक एक्सप्लॉयटेटिव साहूकार अपने कर्ज का जाल जानबूझकर ज्यादा मजबूर और गरीब लोगों के लिए बिछाता था, जिन्हें वो आसानी से फंसा सकता था। चाइना भी कुछ ऐसा ही फॉर्मूला अपनाता है। कई लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज चाइना के बहकावे में आकर लोन के लिए चाइना को ही पहले प्रेफर करते हैं। बड़े बड़े लोन्स का लालच देकर चाइना अक्सर कंट्रीज को अपने डेट ट्रैप यानी कर्ज के जाल में फंसा लेता है। ये लोन्स पहले तो अट्रैक्टिव लगते हैं क्योंकि कंट्रीज सोचती हैं कि इन लोन से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंक्रीज होगा और उनका देश आगे बढ़ेगा, पर वो ख्वाब ही रह जाता है। डील्स के मैनिपुलेटिव टर्म्स, हाई इंटरेस्ट रेट, फॉल्टी डेवलपमेंट प्लान्स आदि के कारण ना वो देश लोन चुका पाता है और ना ही डेवलपमेंट कर पाता है। गरीब देश और गरीब होता चला जाता है। जो चाइना शुरुआत में इन फाइनेंशियली वीक कंट्रीज का इकोनॉमिक पार्टनर होने का प्रॉमिस करता है, वही धीरे धीरे इनका इकोनॉमिक मास्टर बन जाता है। इसके अलावा चाइना लोन देने से पहले कोई बैकग्राउंड चेक्स नहीं करता। दोस्तों, लोन देने के पहले बोरोइंग कंट्री के बारे में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होना जरूरी होता है। जैसे क्या वो कंट्री पर्टिकुलर टाइम के बाद लोन दे पाएगी, जिसे क्रेडिट वर्दिनेस भी कहते हैं। ये भी देखा जाता है कि पहले के लोन्स उसने अदा किए हैं या नहीं, और बाकी की आधी इंफॉर्मेशन भी ली जाती है। मनी लेंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक इन सब फॉर्मेलिटीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है और इसीलिए लो और मिडिल इनकम वाली कंट्रीज इनसे लोन नहीं लेना चाहती। वहीं चाइना उन्हें सेवियर के रूप में नजर आता है। वो कोई सवाल भी नहीं पूछता, कोई बैकग्राउंड चेक्स भी नहीं करता, बस लोन देने के लिए रेडी रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चाइना जानता है कि कर्जदार पर कर्ज का बोझ जितना ज्यादा होगा, चाइना उस देश का उतना ही जियोपॉलिटिकल एडवांटेज उठा पाएगा। इतना ही नहीं, चाइना ने लोन देने की कोई लिमिट सेट नहीं की है, जिससे कंट्रीज और अट्रैक्ट हो जाती हैं। यही रास्ता इतिहास में भारतीय साहूकारों ने भी अडॉप्ट किया था। लोगों की डिमांड पर मनी लेंडर्स उन्हें लोन दे दिया करते थे। कोई हिस्ट्री चेक नहीं होती थी, कोई पेपर्स नहीं मांगे जाते थे। इसी कारण उनके तौर तरीके पता होने के बावजूद भी लोग हर बार उनसे क्विक लोन मांगने पहुंच जाते थे। जिस तरह इंडियन मनी लेंडर्स को गरीब किसानों से कोई हमदर्दी नहीं थी, उसी तरह चाइना कंट्रीज की मदद करने के लिए नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए उन्हें लोन देता है। चाइना को बस अपने वेल्थ और पावर से मतलब है। इसी कारण रिपोर्ट्स बताती हैं कि BRI के थ्रू अपने ट्रेड और जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को स्प्रेड करने के लिए चाइना ने और तेजी से लोन्स देने शुरू कर दिए हैं। स्टडी ने यह भी कंफर्म किया कि बहुत कम बार ऐसा होता है कि चाइना ने मदद के तौर पर किसी देश को लोन दिया हो। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई बोरोइंग कंट्री लोन नहीं चुका पाती तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। क्या उसका हाल भी उन मजबूर किसानों की तरह होता है जिन्हें कर्ज अदा करने के लिए अपनी जमीन, जायदाद, यहाँ तक कि अपने घर की औरतों तक को बेचना पड़ता था। चाइना के लोन कॉन्ट्रैक्ट्स में पहले से ही कोलेटरल अरेंजमेंट्स इंक्लूड होते हैं, जिसके तहत लोन रीपे ना होने की वजह से वो इस बोरोइंग देश की टेरिटरी अपने कब्जे में ले सकता है। कोलेट्रल एक तरह का सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है जो लोन लेने वाली कंट्री एज अ प्रॉमिस लेंडर के पास रखती है कि वो टाइम आने पर लोन रीपे कर देगी। अगर लोन अदा नहीं हुए तो लेंडर इस कोलेट्रल का मालिक बन जाता है। खैर, इसका सबसे रिसेंट एग्जाम्पल लाओस का है। सितंबर 2020 में रेलवे लाइन का काम शुरू तक नहीं हुआ था और चाइनीज लोन्स के कारण लाओस बैंकरप्ट होने की कगार पर पहुंच गया था। तब उसने कर्ज से रिलीफ पाने के लिए चाइना को अपना नेशनल एनर्जी ग्रिड $600 मिलियन में दे दिया था। इसके अलावा श्रीलंका भी जब अपना कर्ज नहीं चुका पाया तो उसने 99 ईयर्स के कॉन्ट्रैक्ट पर अपना हम्बनटोटा पोर्ट चाइना को हैंडओवर कर दिया। ऐसा ही कुछ हाल में पाकिस्तान और मलेशिया में भी देखने को मिलता है। भारी चाइनीज डेट से त्रस्त होकर पाकिस्तान ने चाइना को अगले 40 साल तक ग्वादर पोर्ट रन करने के एग्जीक्यूटिव राइट्स दे दिए हैं।
जहां पोर्ट रेवेन्यू का 91% शेयर सिर्फ चाइना एंजॉय करेगा। इतना ही नहीं, आजकल तो चाइनीज लोन्स अनयूजुअल फॉर्म्स ऑफ कोलेट्रल डिमांड करते हैं। अब बोरोवर्स को अपने नेचुरल रिसोर्सेज बेचकर मिलने वाले कैश चाइना द्वारा कंट्रोल्ड बैंक अकाउंट में डालने पड़ते हैं, ताकि अगर वो लोन ना चुका पाए तो चाइना आसानी से अकाउंट में पड़े कैश को विदड्रॉ कर लेगा। कुछ ऐसे ही डील चाइना ने वेनेजुएला के साथ की है, जहां वेनेजुएला को अपना ऑयल बेचकर सारा कैश चाइनीज अकाउंट में जमा करना होगा। रिपोर्ट्स तो ये बताती हैं कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा हुआ है और काफ़ी BRI प्रोजेक्ट्स जो कंप्लीट हो गए हैं वो फाइनेंशियली वायबल ही नहीं है। किसी भी प्रोजेक्ट को फाइनेंशियली वायबल तब कहा जाता है जब उससे होने वाले इकोनॉमिक बेनिफिट्स उस प्रोजेक्ट में लगे इकोनॉमिक कॉस्ट से ज़्यादा हों। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि हम्बनटोटा पोर्ट पर हुए फिजिबिलिटी स्टडीज़ ने हम्बनटोटा डेवलपमेंट प्लान को रिजेक्ट कर दिया था। इसके बावजूद इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रखा गया। नतीजा क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या चाइना के इस डेड ट्रैप नेचर को डेवलपिंग कंट्रीज समझ पाएंगी या फिर भारतीय किसानों की तरह वो उसे ही अपना साहूकार स्वीकार कर लेंगी। आने वाले वक्त में हमें इस सवाल के जवाब का इंतजार रहेगा। पर इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।